ठीक है, यूनिट नंबर 9 है। ठीक है, और नहीं, इसके बाद 2 यूनिट और है। ठीक है, एक क्रिएटिविटी बचा है और एक बिजनेस प्लान। ठीक है, 2 हैं, वो इंपॉर्टेंट है इसलिए उसको लास्ट में पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे ये भी है, एक्ट्स हैं तो एक्ट तो कोई एक एक्ट तो पूछेगा ही। ठीक है, चाहे मिनिमम वेजेस एक्ट पूछे, चाहे एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड एक्ट वाला पूछे। ठीक है, 2 में से एक एक्ट तो आना क्या है, कंपलसरी है। ठीक है, याद रखिएगा 1948 वाला या 1952 वाला। बस याद रखना है कि सर प्रोविजंस क्या होते हैं इसके। मेन जो भी लॉ पढ़ते हैं, जो भी एक्ट्स पढ़ते हैं आप, उसमें मेन क्या होता है उसके प्रोविजंस, कि किस सेक्शन से शुरुआत हुई सर और कितने सेक्शन तक इसमें प्रोविजंस बने, किसमें वेजेस देने का पेमेंट हुआ, मतलब समझ रहे हो, कितना वेजेस लिमिट होना चाहिए, ये सब इसी प्रोविजन से आया है। जो भी ये, जैसे ये पहला एक्ट कौन सा है, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 वाला, ये किस लिए आया था कि लेबर्स के साथ शोषण न हो, एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, कि मतलब किसी भी लेबर, जो भी चाहे किसी इंडस्ट्री में काम करता हो, चाहे किसी इंस्टीट्यूशन में काम करता हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है, सबका एक मिनिमम वेजेस क्या करना चाहिए, फिक्स करना चाहिए। उसी के लिए एक्ट बना दिया गया मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, कि भाई एक्सप्लॉयटेशन से बच जाए। अगर आप ये पढ़े होंगे, ठीक है, तो कहीं जैसे जरूरी नहीं कि ये केवल लेबर को पता होना चाहिए। जैसे आप एज ए एम्प्लॉयर हैं, ठीक है, और आप वहां पे क्या कर रहे हैं, वर्कर्स को रख रहे हैं, जिनको आप क्या देते हैं बेटा, वेजेस देते हैं। ठीक, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कितना मिनिमम वेजेस हम इनको दे सकते हैं, लॉ में क्या लिखा है। अगर उसके विपरीत जाओगे आप तो क्या हो जाओगे, गड़बड़, आपको बंद कर दिया जाएगा, या हो सकता है आपके ऊपर कार्रवाई हो जाए। पता चल गया कोई बता ही दिया उसमें से, भाई मैनेजर हो सकता है या कोई आपका एम्प्लॉई हो सकता है जो बता दे अरे सर यहाँ पे कम वेजेस दिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए एक्ट बनाया गया। मेन तो ये है तो एक्सप्लॉयटेशन कम हो जाए, क्योंकि आपको पता है जब अंग्रेज थे तो कितने भी घंटे काम करा रहे हैं आपसे, पैसा नहीं दे रहे हैं, कोई किसी को मतलब ही नहीं है। ठीक है, लेकिन भाई एक इतना पैसा तो आपको मिलना चाहिए जितना में आप सर्वाइव कर जाएं। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बना दिया, एक्ट बना दिया कि सभी इंडस्ट्री, सभी इंस्टीट्यूशन को इस एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपकी जो मतलब क्या बोलते हैं, अगर आपका कोई भी सर्विस इंडस्ट्री है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, अगर वो लेबर्स को रखती है, ठीक है, लेबर्स के लिए बना हुआ है और किसी के लिए नहीं है। ठीक है, वेजेस की बात हो रही है ना, ठीक है, सैलरी की बात नहीं हो रही। ठीक, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो 1948 एक्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं कि ये एक्ट क्यों बना था। देखो हिस्ट्री क्या है इसकी, कि सर ये इनिशिएटिव कौन थे बेटा, KGR चौधरी। कब हुआ था ये, 1920 में इन्होंने इस डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस को डिफाइन किया। जैसे होता है ना कि आप एक चार्ट तैयार करते हैं, एक बायोडाटा तैयार करते हैं, ठीक है, एक प्रोफार्मा तैयार करते हैं कि भाई वेजेस को कैसे डिटर्मिनेट किया जाता है। आपको पता है वेजेस का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, चाहे तो टाइम रेट वेजेस से होगा, चाहे तो फीस रेट वेजेस से होगा, ये तो सबको पता है। ठीक है, लेकिन कितना वेजेस दिया जाएगा ये हमें तय करना पड़ेगा उस देश के हिसाब से। देश कौन सा है बेटा, मेरा इंडिया है, तो हमें इंडिया के हिसाब से देखना पड़ेगा कि यहाँ पॉपुलेशन कैसी है, कितने लेबर इनिशिएटिव है, किस एरिया में कितने लेबर्स हैं। ठीक है, सब कुछ, क्योंकि इंडिया के लिए इंप्लीमेंट करना है तो हमें सबको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो और देखो क्या लिखा है कि 1928 में इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हुआ। ठीक है, नंबर 26 एंड 30 वो नाम होगा। इन 1928 रिलेटिंग टू वेजेस फिक्सिंग मशीनरी इन ट्रेड और पार्ट्स ऑफ ट्रेड्स। ठीक है, कि मतलब पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इसको लागू करने का वो जैसे होता है ना सोर्स, कि भाई इस कॉन्फ्रेंस से हुआ कि जितने भी वेज वर्कर्स होते हैं उनका वेजेस क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, चाहे वो किसी भी ट्रेड का हो, चाहे वो किसी भी ट्रेड का हो, छोटा हो चाहे बड़ा ट्रेड। ठीक है, वेजेस फिक्स करने का पूरा बात हुआ। फिर हम इंडिया का पढ़ रहे हैं, तो मेन क्या है, मिनिमम वेजेस बिल वाज इंट्रोड्यूस इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। कब हुआ बेटा, 11 अप्रैल 1946 को। देखो बना 1920 में KGR चौधरी बना रहे थे वो। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में असेंबली में कब आया, 1946 में, 26 साल के बाद। ठीक है, और इंप्लीमेंट कब हो रहा है, 15 मार्च 19। ये सब डेट याद रखिएगा, ये डेट बहुत आपको नंबर दिलाएगा। जैसे आपका मिनिमम वेजेस एक्ट पूछ लिया तो हिस्ट्री आप जरूर लिखिएगा, कौन बनाया, ठीक है, कब बनाया, कब किस समय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जब थी वो 26वीं और 28वीं 30वीं जो थी, उसमें किस पे बात किया गया बेटा, वेजेस फिक्सिंग पे बात किया गया, चाहे वो किसी भी सर्विस या ट्रेड का हो। ठीक है, तीसरा क्या पढ़े हम लोगों ने हिस्ट्री में कि सर वेजेस जो एक्ट है, जो बिल है, वो सेंट्रल असेंबली में कब आया, 11 अप्रैल 1946 को, और इन्फोर्समेंट कब हुआ, 15 मार्च 1948। ठीक है, मतलब ये बिल आया होगा। अब बिल अचानक से तो पास होता नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा अमेंडमेंट होते हैं, रिसर्च होते हैं। ठीक है, कई लोग इस पे वो भी कर दिए होंगे कि अरे नहीं होगा पास है। ठीक है, तो टाइम लग गया, 2 साल लग गया। ठीक है, इंप्लीमेंट होने में। अब मिनिमम वेजेस का मतलब क्या है, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट जब बना 1948 में, तो उन्होंने मिनिमम वेजेस का एक क्या बोलते हैं, डिफिनीशन बताया। मिनिमम वेजेस का डिफिनीशन क्या है
कि द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 वाज टू सिक्योर, देखो लिखा भी है, वेलफेयर ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इन सर्टेन इंडस्ट्री बाय फिक्सिंग द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। अनऑर्गेनाइज में तो समझ रहे हैं, मतलब कोई ऑर्गेनाइज में जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम ये देख ही नहीं रहे हैं कि स्किलफुल है कि अनस्किलफुल है, किसी भी तरीके के इंप्लॉय होंगे, सबका एक मिनिमम वेजेस निर्धारित कर दिया गया इस एक्ट के तहत। ठीक है कि भाई 200 रुपए पर एक दिन का वेजेस आपको मिलना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज मिनिमम वेजेस एक्ट 1940। ठीक है, वो किसी भी तरीके का लेबर होगा, ठीक है, चाहे स्किल्ड हो चाहे स्किल्ड हो चाहे किसी भी तरीके का एम्प्लॉई है, अगर वो काम कर रहा है तो उसका एक मिनिमम वेजेस फिक्स होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या था, द एक्ट contemplates that minimum wages rates must be ensured from him not only his subsistence and that of his family but also preserve his efficiency as a workman। मतलब जिस तरीके का वो काम कर रहा है ना, उसी तरीके का मिनिमम वेजेस डिसाइड होगा, ताकि उसका भी ख्याल हो जाए और उसकी फैमिली जो उसके ऊपर डिपेंड है उसका भी सर्वाइवेशन हो सके। इतना मिनिमम वेजेस आपका डिसाइड होना चाहिए। ये थोड़ी केवल उसी का वही अपना पेट पाल रहा है बाकी फैमिली जाए भाड़ में, ऐसा नहीं है। मिनिमम वेजेस ऐसा होना चाहिए ताकि दोनों लोग सर्वाइवेशन खेल सकें। भाई जैसे मेरे ऊपर पूरी फैमिली डिपेंड है, आई एम द वर्कर, तो भाई अब मुझे इतना वेजेस मिलना चाहिए कि मैं अपने साथ साथ 2 वक्त की रोटी उनको भी खिला सकूं। ठीक है, इतना मिनिमम वेजेस आपका होना चाहिए। ठीक है, इस एक्ट के तहत। और क्या था कि द एक्ट इंपावर द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब देखो गवर्नमेंट का इसमें हाथ आ गया, अब एक्ट बनेगा तो गवर्नमेंट पूरा रेगुलेट करेगी इसको। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास पावर आ गया फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस इन एम्प्लॉयमेंट इन्यूमरेटेड इन द शेड्यूल टू द एक्ट। ठीक है, कि गवर्नमेंट पूरा इसको क्या करेगी, इस वेजेस फिक्सिंग रिलेशन को पूरा वो देखेगी। ठीक है, मतलब इसमें कोई जैसे होता नहीं कि मैं जैसे एज ए इंस्टीट्यूशन आपको बताऊंगा नहीं, मैं फीडबैक दे सकता हूं। जैसे यूजीसी एक गाइडलाइन लाई है, आपको पता होगा कि नेट और पीएचडी नहीं भी होगा तो भी आप क्या बोलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, अभी ये गाइडलाइन जारी की है। ठीक है, तो वो इंप्लीमेंट भी कर देगा वो 5 फरवरी को। ठीक है, क्योंकि मेन यूजीसी के जो लोग हैं वो भाई क्या है, डेमोक्रेटिक हैं, वही स्वतंत्र बॉडी है वो। ठीक है, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है उसको। ठीक है, थोड़ा मोड़ा, बट वो क्या है गवर्नमेंट बॉडी। अब उसमें क्या इंस्टीट्यूशन अपना फीडबैक देगा कि भाई हम चाहते हैं कि ये ना हो। ठीक है, हम चाहते हैं हाँ हो जाए। ठीक है, बाकी इंप्लीमेंटेशन किसके हाथ में बेटा, उन्हीं के हाथ में, यूजीसी के हाथ में। आप ये नहीं कह सकते सर नहीं होना चाहिए, मैं सड़क पर उतर जाऊंगा। ठीक है, सड़क पर उतरोगे तो फिर वही लेट होगा और क्या होगा, बाकी इंप्लीमेंट तो वही करेंगे। ठीक है, तो जब ये एक्ट बन गया तो गवर्नमेंट के पास पूरा क्या अधिकार आ गया कि भाई हम अपने तरीके से रेगुलेट करें कितना मिनिमम वेजेस होना चाहिए। आपके कहने पर नहीं जाएंगे, आप कहेंगे 400, हम कहेंगे नहीं 600। ठीक है, 600 ही मिलना चाहिए महंगाई के हिसाब से। ठीक है, तो वही लिखा है, द फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस रिलेट टू द इंडस्ट्रीज वेयर स्ट्रेटेड लेबर इज मोस्ट प्रिविलेंट और वेयर देयर इज इनविटेबल चांस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। मतलब एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए ये सब काम आया है। अभी मैंने शुरू में ही बताया आपको कि मिनिमम वेजेस एक्ट आया ही क्यों, कि जो एक्सप्लॉयटेशन लेबरों के साथ हो रहा था, जहाँ पे अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशन है कोई या इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, तो उनके लेबरों के साथ क्या हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसीलिए मिनिमम वेजेस एक्ट को लाया गया। ठीक है, फिर क्या लिखा है, इन प्रिस्क्राइबिंग द मिनिमम वेजेस रेट, मिनिमम वेजेस रेट प्रिस्क्राइब करने के लिए द कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉय नीड टू बी कंसिडर्ड एज द स्टेट एज्यूम्स दैट एवरी एम्प्लॉयर मस्ट पे द मिनिमम वेजेस इफ ही एम्प्लॉयज लेबर। जब वो एक लेबर को रखेगा, कौन, मैं मालिक हूं मान लो, तो मैं एक मिनिमम वेजेस पहले से ही उस स्टेट का क्या होगा, जैसे हर स्टेट का अलग अलग होता है, याद रखिएगा मिनिमम वेजेस एक्ट में सबके लिए सेम नहीं होता, हर स्टेट वाइज का क्या बांटा गया है, मिनिमम वेजेस डिसाइड किया गया, हमारा अलग है किसी और का अलग है। ठीक है, क्योंकि भाई उस पॉपुलेशन के हिसाब से, जैसे यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ का मिनिमम वेजेस अलग होगा। ठीक है, मुंबई में कम है, ठीक है, गुजरात में कम है, लेबर्स की संख्या की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहां पे मिनिमम वेजेस रेट क्या होगा, अलग होगा, एक जैसा नहीं होगा। आप ये नहीं कहेंगे सर सेंट्रल जो निर्धारित कर देगा वही हो जाएगा, वो स्टेट वाइज सबका अलग अलग होता है। ठीक है भाई, जहाँ पे स्किल्ड लेबर ज्यादा होंगे तो उनका मिनिमम वेजेस ज्यादा होगा ना। ठीक है, जहाँ पे अनस्किल्ड ज्यादा होंगे वहां थोड़ा कम होगा। ठीक है, जहाँ पे सेमी स्किल्ड वाले होंगे उनका मिनिमम वेजेस अलग होगा। ठीक है, सबका अलग अलग होता है। ठीक, फिर क्या लिखा है, अब इसके एक्ट क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब उद्देश्य क्या है इसको बनाने का, कि सर सभी वर्कर्स को, देखो लिखा, टू प्रोवाइड मिनिमम वेजेस टू द वर्कर्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स होंगे उनका एक प्रॉपर मिनिमम वेजेस होगा। जैसे होता नहीं कि वो नहीं भी जा रहे हैं मान लो, तो उनको उतना मिनिमम वेजेस देना ही पड़ेगा। जैसे होता नहीं आप बीमार पड़ गए, ठीक है, आप क्या हो गए, बीमार पड़ गए, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 300 रुपए वेजेस आपको पर डे का मिलेगा। ठीक है, तो बीमार पड़ गए तो मेरा वो वेजेस थोड़ी कट जाएगा, वो मिलेगा 300 रुपए। हाँ, वो जो एक्स्ट्रा जो मान लो पीस रेट वेजेस से देता होगा आपको, ठीक है, तो 300 रुपए देगा आपको, पीस रेट वाला नहीं देगा। ठीक है, बाकी 300 तो मिलेगा ना, आप ये नहीं कहेंगे ना कि नहीं सर हमको वेजेस नहीं मिला। ठीक है, तो ये सब चीजें वही डिसाइड होता है। दूसरा क्या है, टू स्टॉप एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर, कि शोषण ना हो वर्कर्स का। ठीक है, कि कराया जा रहा है 12 घंटे काम, दिया जा रहा है 200। ठीक है, उनको पता भी नहीं है। ठीक है,
फिर टू इम्पावर द गवर्नमेंट, देखो इसमें गवर्नमेंट का पूरा इंपावरमेंट है, टू टेक स्टेप्स फॉर फिक्सिंग मिनिमम वेजेस एंड टू रिवाइजिंग इन टाइमली मैनर, मतलब इसको रिवाइज भी करते रहते हैं वो, ठीक है। हर 5 साल पे अभी आएगा इसमें कि हर 5 साल पे आपको रिवाइज करना पड़ता है, लेकिन अब एवरी ईयर हो गया है, क्योंकि आपको देख रहे होंगे कि हर साल इन्फ्लेशन रेट आपका बढ़ता ही चला जा रहा है, भाई मिनिमम वेजेस को भी बढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इंपावरमेंट किसके हाथ में बेटा, गवर्नमेंट के हाथ में, गवर्नमेंट पूरा फिक्सिंग करती है, ठीक है, और वो समय समय पे उसमें क्या करती है, चेंजेस भी करती है, उसको लगता है तब, ठीक है। फिर क्या लिखा है, टू अप्लाई दिस लॉ ऑन द मोस्ट ऑफ द सेक्शन इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब हर ज्यादातर के सेक्टर्स में इस मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू कर दिया गया, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है, और करना भी चाहिए, ठीक है, ताकि शोषण ना हो, ठीक है। कोई भी इंस्टीट्यूशन हो बेटा, आपका मिनिमम वेजेस तो आपको मिलना ही चाहिए, आप कहीं भी काम करते हो, ठीक है। जैसे आप कभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आप जाओ, ठीक है, मैं वेजेस की नहीं बात कर रहा हूँ, आप कभी जाओ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने के लिए, भले आपके पास कितनी भी बड़ी योग्यता हो, ठीक है, वो एक्सप्लॉइट करते हैं पूरा कि 12,000 15,000 में आपको प्रोफेशनल वालों को पढ़वा रहे हैं, MBA BBA BCom, ठीक है। वो बंदा क्या है, नेट क्वालिफाइड है और पूरा मतलब वो जानता भी है, लेकिन वो कितना दे रहे हैं, 15,000, ठीक है। और इंस्टीट्यूशन कितनी बड़ी है, ठीक है, लाखों का उसके हर महीने का क्या इनकम है, लेकिन आपको कितना मिल रहा है, 15,000। तो एक्सप्लॉइट तो ऐसे भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन नियम क्या है, नियम क्या बना हुआ है हम लोग के लिए, जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए नियम है कि एक दिन की इनकम 924 रुपीज होनी चाहिए, 924 रुपए, ठीक है, एज अ शिक्षक, एज अ टीचर जैसे मैं, ठीक है। और तो साल महीने भर की कितनी हो गई आपका, मान लो 1,000 ही मान लेते हैं तो 30,000 होगी, लेकिन महीने का इनकम है 24,582 रुपए, ठीक है। इतना मिलना ही चाहिए अगर आप किसी डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हैं, ठीक है। भले आपके पास योग्यता कम हो चाहे ज्यादा, उससे मतलब नहीं होता है, भाई पढ़ा रहा हूं ना, पढ़ा तो रहा हूं ना, ठीक है। तो कितना मिलता है, 600 रुपए 500 रुपए, ठीक है। 12,000 रुपए कितना हो गया, 600 रुपए हुआ, ठीक है, कम ही हो गया उससे, कम ही बता रहे हैं, ठीक है, 400 रुपए हो, ठीक है। तो कम नहीं मिल रहा है उसको, बिल्कुल मिल रहा है, लेकिन कोई बोलने वाला ही नहीं। अभी बोल देगा तो कॉलेज बंद हो जाएगा तुरंत, क्योंकि वो तो अपने चार्ट में कितना दिखाते होंगे, उतना ही दिखाते होंगे, 25,000 देते हैं, क्योंकि फंस जाएंगे, 12,000 देंगे फंस जाएंगे वो, ठीक है। और हम क्यों नहीं बोल पा रहे बेटा, क्योंकि हमारे पास योग्यता कम है, ये भी दिक्कत है, ठीक है, कि हम इसीलिए नहीं बोल पा रहे, लेकिन हमें बोलना पड़ेगा इस चीज के लिए, क्योंकि एक्ट में लिखा है भाई, ठीक है, कि भाई आपको कितना मिलना चाहिए, 25,000 लगभग आपको मिलना ही चाहिए, ठीक है, लेकिन मिल ही नहीं रहा है, लेकिन एक एक्सप्लॉयटेशन ही है। लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनाइज सेक्टर में इसका वैल्यू ही नहीं, इसीलिए देखो टीचिंग सेक्टर में इसकी वैल्यू नहीं है। बाकी अगर आप कहीं के एम्प्लॉय बनोगे ना, जैसे आप कहीं ऑर्गेनाइज सेक्टर चले गए, जैसे मान लो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चले गए, ठीक है, इंडस्ट्री में चले गए, ठीक, सर्विस सेक्टर में चले गए, तो वहां देखो वहां 25,000 से प्लस ही होगी आपकी सैलरी, कम नहीं होगी, ठीक है, योग्यता के आधार पे, ठीक है। 15,000 भी होती है ऐसा नहीं, लेकिन वो टीचर वो कुछ और बनेगा, वो प्यून होगा, ठीक है, छोटा मोटा होगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, वो फिक्सिंग उसी तरीके से होता है, नहीं तो वो फंस जाएंगे, क्योंकि उनका इनकम ITR एकदम भरा जा रहा है, उनका इनकम टैक्स वाले एकदम चढ़े हुए हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो उनको इस एक्ट को क्या करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या है, सेक्शन, अब देखो सेक्शन ही पढ़ना है मेन है, ठीक है। पहला सेक्शन क्या है बेटा, जिसमें टाइटल दिया गया है, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट है, सेक्शन 1, दिस एक्ट द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, मतलब इसमें ये बताया गया कि सेक्शन 1 में कि इस मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 को पूरे इंडिया में क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया, जम्मू कश्मीर सब जगह, ठीक है। दिस एक्ट में भी कॉल्ड, अब इसका नाम क्या रखा गया, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। सेक्शन 1 में केवल इसका एक होता नहीं कि टाइटल लिखा गया है बस, कि भाई टाइटल है और ये पूरे इंडिया में लागू कर दिया गया सेक्शन 1 में, ठीक है। फिर क्या यार, सेक्शन 2 में डिफिनीशन, कई सारे डिफिनीशन दिए गए सेक्शन 2 के अंदर। पहला क्या डिफिनीशन दिया गया बेटा, एडल्ट, देखो 3 नाम होते हैं, अब ये एडल्ट, एडोसलेंट एंड चाइल्ड, 3 तरीके के लोग होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, देखो एडल्ट कौन होता है, जो 18 साल से ऊपर होता है, देखो लिखा है ना, इज हु हैज कंप्लीटेड हिज 18 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 18 साल अगर पूरा कर लिया है तो वो क्या कहलाता है बेटा, इस मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत एडल्ट कहलाता है, जैसे हम लोग एडल्ट है, ठीक है। एडोसलेंट कौन होगा, जो 15 साल से और 18 साल के बीच होगा, 18 साल पूरा नहीं होना चाहिए, 17 साल 11 महीना, ठीक है, 17 साल 11 महीना 29 दिन ऐसे कह सकते हैं आप, ठीक है, 30 दिन, सॉरी 31 दिन का दिसंबर होता है ना, ठीक है। तो आपका 30 दिन आपका, लेकिन जहां 31 होगा तो आपका 18 पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो 17 साल 11 महीने अगर आप 29 दिन और 15 साल के बीच, 15 साल से लेके उतने साल के बीच आते हैं तो आप क्या कहलाएंगे, एडसोलेंट। एडसोलेंट का मतलब क्या होता है, किशोरावस्था इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, किशोरावस्था, ठीक है, जिसमें आप अपना ग्रो कर रहे होते हैं थोड़ा सा, ठीक है, अपने आप ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है। और चाइल्ड कौन होता है, जो 15 साल से कम का होता है, ठीक है, 6 से लेकर 14 साल वाला, या 1 से 14 कह सकते हैं, ठीक है। देखो हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 15 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, 14 साल 11 महीना वही 30 दिन वाला, ठीक है। तो जो 15 साल कंप्लीट नहीं किया होगा वो क्या कहलाएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग कह रहे हैं, ठीक है, ये मत कहिए सर मैं बोल रहा हूं सर, ये लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। चाइल्ड कौन होता है, जो 15 साल से कम है, ठीक है।
एब्सोलेंट कौन होता है बेटा? जो 18 साल से कम है और 15 साल से ज्यादा है, ठीक है। फिर और एडल्ट कौन होगा? जो 18 साल से ज्यादा होगा, ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है। फिर इसके अंदर गवर्नमेंट का सेक्शन भी है, मतलब ये सारे उसी में आते हैं। गवर्नमेंट को क्या, इंडिया हैज फेडरल ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल, मतलब इसको रेगुलेट कैसे किया जाएगा बेटा? स्टेट लेवल से भी किया जाएगा और सेंट्रल लेवल से भी किया जाएगा, ठीक है। द मिनिमम वेजेस एक्ट प्रोवाइड सेपरेट एरियाज ऑफ ज्यूरिडिक्शन फॉर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा, जैसे 7 हमारे यहाँ क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट से निर्धारित वाले आपके राज्य हैं, जैसे दिल्ली है, ठीक है, ये सब आपके क्या है सेंट्रल वाले उस चीज को हैंडल करते हैं। तो वहां पे मिनिमम वेजेस एक्ट कौन बनाता होगा बेटा? सेंट्रल, मतलब सेंट्रल जो बोल देगी वही माना जाएगा। लेकिन यूपी की बात आएगी तो वहां पे स्टेट वाला आ जाए, क्योंकि भाई यहाँ रेगुलेशन यूपी का है, अलग है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, जहां पे सेंट्रल लेवल का पूरा अपना आधिपत्य होगा, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? सेंट्रल अपना मिनिमम वेजेस एक्ट को तय करेगी, और जहां पे स्टेट की बात आएगी स्टेट वाले तय करेंगे, ठीक है। फिर क्या है? इंप्लॉयर की मीनिंग रखी गई इसमें। इंप्लॉयर कौन होता है बेटा? इंप्लॉयर मींस एनी पर्सन हु एम्प्लॉयज वन और मोर एम्प्लॉयज इन एनी शेड्यूल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब अपने काम के दौरान, ठीक है, जो एम्प्लॉयर मतलब मालिक कौन होता है? जो हायर करता है किसी लेबर को या एम्प्लॉय को अपने कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो कौन होता है बेटा? एम्प्लॉयर होता है। जैसे इस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉयर कौन है? सीएम सर है, वो हमको हायर किए हैं, आई एम एम्प्लॉय, ठीक है। भाई वो नहीं होते तो हम नहीं होते, ठीक है। फिर वेजेस क्या होता है? वेजेस मींस ऑल द रेम्यूनरेशन कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। वेजेस हमेशा मनी में ही देना है आपको। इसमें क्या लिखा है? वेजेस वही कहलाता है जो आपको आपके काम के बदले मनी के फॉर्म में दिया जाता है। जैसे मैं मेहनत कर रहा हूं, ठीक है, और मुझे मॉनेटरी टर्म में मुझे पैसा मिल रहा है शिवम सर से, तो ये मेरा सैलरी या वेजेस कहलाएगा, ठीक है। ये नहीं कि सर कह दिए कि चलो मैं रोटी की व्यवस्था कर दूंगा तुम्हारे, हैं खाने की व्यवस्था करूंगा, ये नहीं होता वेजेस, ठीक है। वेजेस में मॉनेटरी होना चाहिए पैसा, भले 100 रुपए दीजिए लेकिन दीजिए, ठीक है, याद रखिएगा। और एम्प्लॉय कौन होता है बेटा? एम्प्लॉय कौन होता है? मींस एनी पर्सन एम्प्लॉयड फॉर हायर और रिवार्ड एंड इंक्लूड्स एन आउट वर्कर, मतलब ये वर्कर से ऊपर होता है, याद रखिएगा। एम्प्लॉय जो होता है वो वर्कर से क्या होता है? ऊपर होता है, मतलब वो वर्कर वाला काम नहीं करेगा, मतलब जैसे होता नहीं कि वो कि बल्ली उठा के वहां उधर करेगा, वो नहीं करेगा वो, ठीक है। वो कौन होगा बेटा? जैसे वालों क्लर्क है, ठीक है, सीए है, ठीक है, ये सब कौन हो जाएंगे? एम्प्लॉय हो जाएंगे इसमें। याद रखिएगा कि वर्कर वो होगा जो काम के बदले आपसे पैसा ले रहा है, मतलब मेहनत कर रहा है उसको, ठीक है। एम्प्लॉय कौन होगा? वो भी काम कर रहा है आपके यहाँ, ठीक है, वो आप ही के इशारे पे सारा काम करेगा, लेकिन वो मेहनत वाला काम बहुत ज्यादा नहीं करेगा, वो माइंड से उसका ज्यादा काम, ठीक है, कि भाई अकाउंट बनाना है, ठीक है, तो माइंड से ही ज्यादा काम लगेगा आपका, ठीक है, कि गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी बल्ली पटरा भले गिर जाए कहीं, उससे दिक्कत नहीं हो, फिर से उठा के आप रख देंगे, ठीक है। लेकिन अकाउंट में गलती होगा तो तुरंत कहेगा अच्छा 1000 अपने जेब में डाल लेना है, ठीक है, तो ये गलती हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीजें इंप्लॉय में आती, ठीक है। इंप्लॉय को भी कौन हायर करता है बेटा? एम्प्लॉयर। वर्कर्स को भी कौन हायर करता है? एम्प्लॉयर ही हायर करता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। अब देखो मेन आता है सेक्शन नंबर 3 वाला, जिसमें फिक्सेशन एंड रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस, जिसमें क्या फिक्स किया गया बेटा? मिनिमम वेजेस फिक्स करने का पूरा प्रोविजन इसी में आता है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है? द मिनिमम वेजेस विल बी रिव्यूड या रिवाइज फॉर एवरी 5 ईयर्स। इसमें क्या लिखा गया कि हर 5 साल पे जो मिनिमम वेजेस होगा उसका रिव्यू किया जाएगा कि क्या ये सही है, क्या बढ़ाना चाहिए, ठीक है। अगर बढ़ाना रहेगा तो इसी सेक्शन में हम इसको, इस सेक्शन को लागू करके हम बढ़ा देंगे उसको, ठीक है। फिर क्या लिखा है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन ऐड एनी एम्प्लॉयमेंट टू द शेड्यूल पार्ट 1 पार्ट 2, इसमें 2 शेड्यूल हैं, ठीक है, वेयर 1000 और मोर एम्प्लॉयज आर फाउंड वर्किंग, मतलब ये देखेगी कि कहां पे 1000 या उससे ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, तभी वो वहां का मिनिमम वेजेस तय होगा। 1000 या उससे कम काम कर रहे होंगे उस एरिया में अंदर, ठीक है, इंडस्ट्रीज के अंदर, तो वहां पे मिनिमम वेजेस का बहुत बड़ा रोल नहीं है, ठीक है। फिर क्या लिखा है? डिफरेंट मिनिमम रेट ऑफ वेजेस में बी फिक्स फॉर डिफरेंट शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स, डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्क, डिफरेंट लोकेलिटीज। अब जैसा काम होगा उस तरीके से मिनिमम वेजेस वहां का डिसाइड करें, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना कि कोई इंडस्ट्री होगी, वहां के वर्कर अगर कोई काम कर रहे होंगे तो उनका मिनिमम वेजेस अलग होगा, ठीक है। हम किसी इंस्टीट्यूशन में, एनजीओ, ट्रस्ट, इन सब चीजों में कोई वर्कर रख रहे होंगे तो उनका मिनिमम वेजेस अलग होगा, ठीक है। हम यूनिवर्सिटीज में वर्कर्स को रखते हैं काम करने के लिए, ठीक है, तो उनका वेजेस अलग होगा, ठीक है, याद रखिएगा ये सब चीजें अलग अलग होती हैं भाई। जहां जैसा काम होगा उस तरीके का आपको मिनिमम वेजेस दिया जाएगा, ठीक है। जैसे मनरेगा है, मनरेगा में मिनिमम वेजेस फिक्स है, वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट उसको हैंडल करती है। मनरेगा पे कहीं पे भी काम हो रहा होगा मनरेगा के तहत, वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। वो पूरा अकाउंट में पैसा लेबर के ही खाते में आता है, वो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है ना वो कुछ नहीं कर सकता, वो केवल क्या लगाएगा?
बस अटेंडेंस, उसका काम केवल क्या होता है, अटेंडेंस लगा। भाई अटेंडेंस लगाएगा तभी तो उतना पेमेंट आएगा ना। जैसे उसमें लिख दिया गया 700 रुपये मिलेगा एक दिन का, 1200 रुपये मिलेगा, ठीक है। तो आप अगर मान लो एक महीने में 28 दिन गए हैं तो 28 इंटू 1200 आपका हो जाएगा 1000 रुपये, जो भी आपका बनता है, ठीक है। तो वो सीधे खाते में आता है, कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल कर रही है उसको, ठीक है। तो ऐसे ही स्टेट में भी होता है कि इंडस्ट्री को जितना वो बोल देती है उतना उसको देना पड़ता है, उसके लोकेलिटी के हिसाब से, उसके एरिया के हिसाब से, उसके क्लास ऑफ वर्क के हिसाब से, कितना काम कराते हो आप। जैसे 9 घंटे से ज़्यादा काम कराते होगे आप तो आपका मिनिमम वेजेस अलग होगा, ठीक है। आप 9 घंटे से कम काम कराते होगे तो आपका मिनिमम वेजेस अलग होगा, ठीक है। इस तरीके का होता है। फिर मिनिमम वेजेस और मिनिमम रेट ऑफ वेजेस किस पे कितना दिया जाएगा आपको, मिनिमम रेट ऑफ वेजेस ये किस में दिया गया बेटा, सेक्शन 4 में, ठीक है। यहाँ पे फिक्सेशन होता है किसका, मिनिमम वेजेस का। यहाँ पे मिनिमम रेट ऑफ वेजेस कितना देना चाहिए, ठीक है, ये डिसाइड किया गया सेक्शन 4 में, ठीक है। तो देखो कैसे मिलता है, बेसिक, ठीक है, बेसिक वेजेस या स्पेशल अलाउंस विच वेरीज विद द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। जैसे जैसे आपका कॉस्ट ऑफ, जैसे होता है ना, जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे इसमें आपको बढ़ाना भी पड़ेगा। जैसे क्या अभी अलाउंस जितना लोगों को मिल रहा है, चाहे वो एम्प्लॉई हो चाहे वेजेस हो, ठीक है, उतना अलाउंस 10 साल पहले भी मिलता था, नहीं बढ़ गया होगा, ठीक है, बढ़ता है। आप खुद ही पढ़ते हैं, इनकम टैक्स आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो 10 साल पहले इनकम टैक्स में डीए होगा आज बढ़ गया होगा, ठीक है। जो 1000 मिलता था आज 2000 मिल रहा होगा, ठीक है। आप कभी अब ये कौन बताएगा, जो गवर्नमेंटेड होगा वो बता देंगे आप कि भाई हमको इतना डीए पहले मिलता था अब इतना मिलता है, इतना एचआरए पहले मिलता था अब 7000 मिलता है, पहले 5000 मिलता था, ठीक है। तो ये सब आपके अलाउंसेस आते हैं, ठीक है। अलाउंस आप पढ़े होंगे, ठीक है। अलाउंस हमेशा घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। फिर क्या है, बेसिक प्लस कैश वैल्यू ऑफ कंसेशनल सप्लाई ऑफ मटेरियल। अब जैसे देखिए, अगर आप फूड में डीलिंग करते होंगे, फूड प्रोसेसिंग वाले में, या क्लॉथ में डीलिंग करते होंगे, तो यहाँ पे बेसिक प्लस कैश वैल्यू यहाँ पे देखी जाती है, ठीक है। कि बेसिक वेजेस की बात हो रही है यहाँ पे, बेसिक क्या, वेजेस या सैलरी, ठीक है। बेसिक क्या होता है, उतना आपको देना ही है, उतना आपको देना ही है, प्लस इस अलाउंस आप अपने मन से देते हैं। भाई अलाउंस जितना हमारे पास पैसा रहेगा उतना ही देंगे, जैसे हम एचआरए नहीं दे पाएंगे तो हम नहीं देंगे, लेकिन डीए देना पड़ेगा आपको, ठीक है। महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं वो देना ही पड़ता है सबको, ठीक है। जैसे आपको मिलता है 500 रुपये वेजेस, ठीक है, तो 500 में 100 रुपये या 50 रुपये जरूर डीए होगा, बेसिक सैलरी उसकी, बेसिक वेजेस अलग होगा, तभी तो ये जोड़ा गया ना इसको, ठीक है। क्या अलाउंस अलग से देते हैं वो, नहीं, उसी में जुड़ा रहता है, ठीक है। बस वो कह देंगे 450 सर बेसिक वेजेस है, 50 रुपये डीएनएस अलाउंस है। आपको लगा कि सर और बढ़ाना चाहिए तो 100 रुपये कर देंगे, ठीक है, यही सब करेंगे, क्योंकि भाई एक ही इंप्लॉय का तो बढ़ेगा नहीं, या एक ही वर्कर का, वो सबका बढ़ाना पड़ता है, उनको अपना खर्चा भी देखना पड़ता है, ठीक है। फिर एन ऑल इंक्लूसिव रेट विच इंक्लूड्स बेसिक प्लस कॉस्ट लिविंग अलाउंस प्लस कैश वैल्यू ऑफ कंसेशनल सप्लाई ऑफ मटेरियल। ये सबको आपको क्या करना पड़ता है, एड ऑन, बेसिक भी, कैश वैल्यू भी, ठीक है, और स्पेशल अलाउंस, तीनों को आप क्या करते हैं, इसके साथ जोड़ते हैं। मतलब बेसिक भी आपको देना पड़ेगा, आपको डीए भी देना पड़ेगा, डीए के अलावा भी अगर आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए, ठीक है। और कैश वैल्यू, जैसे होता नहीं आप कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं, आप जैसे होता नहीं कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, जैसे आप 9 घंटे से ज्यादा काम करवा रहे हैं आप, ठीक है, तो आपको उसका भी पैसा ज्यादा देना ही पड़ेगा। ये आप नहीं कह सकते अरे ये तो तुम कंपनी के लिए कर रहे हो, है, जैसे होता नहीं आप कभी बैंक में जाओ, बैंक में यही तो होता है, ठीक है, बैंकिंग जॉब में, ठीक है, 8 घंटे बोल के कितना कराते हैं, शाम 8 बजे तक करा रहे हैं। अभी देखिए जाइएगा बैंक अभी खुला होगा, आप 7 बजे भी जाते हो, कभी देखो बैंक ऑफ बड़ौदा घूमते हुए, कहीं पे भी जाओ, एसबीआई जाओ, खुला रहता है, लाइट वाइट जलता रहता है, कर ही तो रहे हैं सब काम, तभी तो लाइट जल रहा है, ठीक है, हर जगह रहता है। नहीं नहीं, एसबीआई वाले भी करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, बाहर से बंद रहता है, बाहर तो 4 बजे बंद हो जाता है, ठीक है, लेकिन आप 6, 7, 8 कितना भी हो सकता है, वो पूरा आपको अकाउंट करके जाना होता है, 1 रुपये भी, 1 पैसा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे पूरा खाते में आ रहा है 6999.99 पैसा, तो उतना ही रहना चाहिए। अगर 98 पैसा हुआ, फंस गया, ठीक है, उसी के लिए 1 घंटा बैठे अरे कैसे होगा, है, ठीक है, तो हो ही नहीं। अब वो क्या है, क्या उसका एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, नहीं दे रहे, ठीक है, वो कहेंगे पूरा काम करके जाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन मिल नहीं रहा है उनको, ठीक है। प्राइवेट बैंक में ज्यादा होता है, एसबीआई वाले तो भाग जाते होंगे, हमको पता है, ठीक है, लेकिन प्राइवेट बैंक वाले नहीं छोड़ते, ठीक है। आप किसी भी प्राइवेट बैंक में 1 साल काम करके देखो, छोड़ दोगे आप, अगर आप पोटेंशियल नहीं हो तो आप यहाँ, ठीक है, वो ऐसे ही कराते हैं। वो कहेंगे शुरू में आप 9 से 5 जाओगे, 1 महीने 2 महीने बड़ा मजा आता है, ठीक है, उसके बाद जहां देखेंगे पोटेंशियल है बंदे के अंदर, है, ठीक है, इसको जो भी काम देता हूँ पहले आगे आ जाता है, अच्छा ठीक है रुको, फिर कहेंगे क्या कि यार एक काम है बहुत, थोड़ा तुम कर दो यार, तुम बड़े अच्छे लगते हो, मतलब तुम काफी काम अच्छा करते हो, 1 घंटे रुक जाओगे क्या, हाँ सर बिल्कुल, तुमको अप्रिसिएशन मिलेगा, है, प्रमोशन मिल जाएगा, बस आप खुश होके 1 घंटा, फिर वो 2 घंटा हो जाता है, ठीक है, यार मेरा मेल भी देख लेना थोड़ा,
है, ठीक है, मेल आप चेक कर रहे हैं उसका, ठीक है, आपका काम थोड़ी है यार। आप मान लो क्लर्की वाला काम करते हो, आपका पूरा अकाउंट हो गया, आप जाइए, ठीक है, अकाउंट करके जाइए, नहीं वो क्या बोल देता है, अरे तुम अच्छे हो, ठीक है, तुमसे ज्यादा काम कर, क्या वो एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है उसका, नहीं, ठीक है, देना चाहिए, अगर वो कर रहा है तो देना पड़ेगा आपको। भले अगर वो कह रहे हैं आपकी चलो एप्रिसिएशन मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, दीजिए ना उसको, प्रमोशन नहीं मिलता है लेकिन उसको, ठीक है, ये सब भुलवाने का तरीका है, ठीक है, ये हर कंपनी में होता है, मैं केवल बैंकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हर कंपनीज में होता है। जब वो देखते हैं पोटेंशियल दिख रहा है इसके अंदर, तो यही सब काम कर रहा हूँ, शोषण करने लगते हैं, ठीक है, उस बंदे को पता ही नहीं है, ठीक है, कि मेरा काम नहीं है, और सही में नहीं है भाई। किसी का मेल चेक करना, ठीक है, या क्या बोलते हैं, अपने बैंक का मेल चेक करना तुम्हारा काम थोड़ी है। भले पूरा अथॉरिटी आपके हाथ में आ गया कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन आपका काम नहीं है। वो अपना काम क्या कर दिया, आपको ट्रांसफर कर दिया, वो उसका काम था, मैनेजर का काम था कि मेल चेक करना, ठीक है, या कुछ भी नया इंप्लीमेंट होगा तो वो बताएगा, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर थोप दिया। तुमको क्या लग रहा है कि सर मुझे तो प्रमोशन मिलेगा सर, है, ठीक है, उसका एक्स्ट्रा पैसा मिलना चाहिए। प्रमोशन तो बात की बात है, प्रमोशन 1 साल पे वो देगा ही नहीं, तुमको भी पता होना चाहिए। वो एप्रिसिएशन उस तुमको देगा कि जो 5 साल पहले से मेहनत कर रहा है उसको देगा? पागल है क्या, तुमको दे देगा 1 साल में? झगड़ा हो जाएगा, ठीक है, क्या सर उसको आप 1 साल में इतना एप्रिसिएशन मिल गया, ठीक है, तो ये दिक्कत हो जाती है। लेकिन हम लोग पहचानते नहीं ये सब चीजें, जितना काम हो उतना ही करिए, ठीक है। बाकी लग रहा है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है, 1 दिन 2 दिन चल जाएगा, तीसरे दिन आपको ना बोल देना है, सर नहीं हो पाएगा, ठीक है, मेरा खुद ही इतना काम है सर, ठीक है, आप अपना काम दिखाइए उसको ना कि सर मेरा इतना काम खुद ही है, ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। फिर क्या है, प्रोसीजर फॉर फिक्सेशन एंड रिवीजन ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, ये भी सेक्शन, इसके लिए प्रोसीजर है। क्या क्या प्रोसीजर है, अब ये देखो, अब जो प्रोविजन बन गया है सेक्शन 3 में रिवीजन वाला, अब उसको आपको क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। तो क्या लिखा है, पब्लिश इट प्रपोजल इन ऑफिशियल गैजेट आस्किंग कमेंट्स फ्रॉम द अफेक्टेड पार्टी। इसको आपको दिखाना पड़ेगा किसको, मार्केट में, ठीक है, कि भाई जो मैंने प्रोविजन बनाया है इसको पब्लिश करते हैं, जैसे ना न्यूज़पेपर में छाप दिए, आर्टिकल में छाप दिए सर, ठीक है, इतना होना ही चाहिए, है, सब बेचारे फंस गए, अरे यार 400 देते थे अब 800 देना पड़ेगा, है भाई, गवर्नमेंट के कर दिए, ठीक है, सबको मानना पड़ेगा ये सब चीजें, ठीक है। फिर क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूट कमिटीज सब कमिटीज फॉर द पर्पज। अब इसके लिए कमिटी आएगी, इसके लिए कौन आएगी बेटा, कमिटीज आएंगी। और देखो जितने भी मिनिमम वेजेस बनते हैं सबकी अलग अलग कमिटी बनती है, उसमें मेंबर आते हैं, ठीक है, वो मेंबर्स डिसाइड करते हैं कितना मिनिमम वेजेस होना चाहिए। उसमें वो लेबर यूनियन के भी सब सारे आते हैं पूरे, ठीक है, कि वो लेबर यूनियन का अध्यक्ष नहीं होते हैं सब, वो सब आते हैं पूरे कि सर कितना होना चाहिए, सर शोषण हो रहा है सर, है 1200 होना चाहिए मिनिमम वेजेस, है, ठीक है, तो उनके कहने से नहीं हो जाता है, लेकिन सुनते हैं वो बातें उस कमेटी में, ठीक है। फिर क्या लिखा है, द कमेटी सब कमिटीज एंड एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट बाय द, देखो इसको कौन बनाता है बेटा, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। स्टेट वाले अलग बनाएंगे, सेंट्रल वाले अलग बनाते हैं। कंसिस्ट ऑफ इक्वल मेंबर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मेंबर, किसके इसके मेंबर होंगे, एम्प्लॉयर भी रहेगा उसमें, अरे जो मालिक रहते हैं, जैसे जिस तरीके के लोग वहां रहते हैं, मतलब जिस तरीके की इंडस्ट्री है वहां के मालिक आएंगे वहां पे, ठीक है, इंप्लॉइज रहेंगे, और एक इंडिपेंडेंट पर्सन जो क्या होगा, इन दोनों को जानता नहीं होगा। जैसे गवर्नमेंट का ही आदमी होगा, मान लो जैसे गवर्नमेंट इनको डिसाइड कर रही है, तो एक तो इंप्लॉयर्स होंगे पहले, फिर कौन होंगे बेटा, इंप्लॉइज जो चाहते हैं कि हमारा वेजेस बढ़े, सैलरी बढ़े, और तीसरा कौन होता है बेटा, इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, जो उन दोनों को जानता नहीं है, जो उन दोनों को जानता नहीं, मतलब रिलेटिव नहीं है, वो एकदम इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वो ये डिसाइड करेगा कि कितना मिनिमम वेजेस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो बायस्ड नहीं होगा ना, अनबायस्ड हो जाएगा, क्योंकि दोनों को नहीं जानता है। अब जैसे मान लो मैं किसी रिलेटिव हूं, मैं मान लो आपका, तो मैं तो आप ही के फेवर में रहूंगा ना, कितना भी उसमें बहस हो रहा हो, मैं तो कहूंगा हाँ मिनिमम वेजेस बढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं रिलेटिव हूँ उसका। लेकिन मैं इंडिपेंडेंट होगा तो मेरा निर्णय क्या होगा, साफ सुथरा होगा, क्योंकि उसको भी पता है कि भाई दोनों की बात सुना है और अपना रिजल्ट दे दिया सर, ठीक है। गवर्नमेंट को भी आसानी रहेगा क्या करने के लिए, उस मतलब क्या बोलते हैं, मिनिमम वेजेस जो प्रोविजन बना है उसको लागू करने में, क्योंकि ये बंदा कौन किया है, अनबायस्ड वाला, ठीक है, ये हमारा आदमी नहीं था, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं, ठीक। अब जैसे इसमें देखो पूरा एक चार्ट है इसका, या जैसे वो कह सकते हैं कि सर ये प्रोसीजर है कि सर पहले रिकमेंडेशन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड, मतलब हर क्लास के लिए क्या बनाई जाती है बेटा, एक एडवाइजरी बोर्ड बनाई जाती है, ठीक है, कि अनस्किल्ड के लिए अलग होगी, स्किल्ड के लिए अलग होगी, क्लर्क वाला और सुपरवाइजर के लिए अलग अलग, ये पूरी एडवाइजरी बोर्ड बनती है। फिर पब्लिक रिकमेंडेशन इन नेशनल पब्लिकेशन, रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रेड यूनियन, मतलब यहाँ से उनसे रिकमेंडेशन लिया जाता है कि भाई कितना होना चाहिए मिनिमम वेजेस, बढ़ना चाहिए कि नहीं, ठीक है। फिर क्या है, हियरिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, जो भी रिप्रेजेंटेटिव आएंगे इनके, ठीक है, ट्रेड यूनियन के, ठीक है, या कहीं के भी, ठीक है, इंप्लॉय यूनियन के, तो सबके बातों को यहाँ पे सुना जाएगा कि भाई कौन क्या कहता है, कौन अपना फीडबैक क्या देता है,
ठीक है, जरूरी नहीं कि ये बोलने के लिए बुलाया जाए इनको, ये लोग अपना रिकमेंडेशन ऑनलाइन अब भेज रहे हैं। अब तो सारा चीजें ऑनलाइन हो गया, अब आप लिख के आप क्या करते हैं, ब्लॉग्स पे लिख के आप दे देते हैं, ठीक है, सर देख लीजिएगा मैं ये बोला हूँ सर, ठीक है, मैं ये बोला हूँ, ठीक है, सबको पढ़ा जाता है, ठीक है, भाई कितना होना चाहिए, फिर एवरेज निकाल के सब मार देते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा है, नोटिफिकेशन ऑफ मिनिमम वेजेस। जब रिप्रेजेंटेटिव से सुन लिया जाएगा भाई कितना मिनिमम वेजेस होना चाहिए, तो फिर आपको नोटिफिकेशन देना पड़ता है, भाई आर्टिकल में छपवा दीजिए आप, ठीक है, या क्या कर दीजिए, पेपर में छपवा दीजिए, ठीक है, कि इतना होना चाहिए, ये हमारे जिले मतलब हमारे राज्य में लागू हो गया। कोई भी इंडस्ट्री, जैसे अब उसमें अलग अलग क्लास, वैसे बोला अलग अलग क्लास का अलग अलग होगा, ये आपको बताना पड़ेगा कि जूट इंडस्ट्री है तो यहाँ पे वर्कर का कितना वेजेस होना चाहिए, ठीक है, समझ आ रहा ना। ये कॉटन इंडस्ट्री है तो यहाँ पे वर्कर्स का कितना वेजेस होना चाहिए, ये सब उस पर लिखा होना चाहिए, ठीक है, किसका कितना है वो लिखा रहना चाहिए, नोटिफिकेशन में लिखा होना चाहिए, तभी तो समझेंगे ना कि बड़ा है घटा है, ठीक है, या उतना ही है, ठीक है। फिर इस एडवाइजरी बोर्ड को किस सेक्शन में अपॉइंट किया जाता है बेटा, सेक्शन 7 में। ये जो एडवाइजरी बोर्ड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ये एडवाइजरी बोर्ड सेक्शन 7 के तहत क्या किया जाता है, इसमें अपॉइंट, अभी तो इसमें लिखा है अपॉइंटेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, चाहे स्टेट वाले होंगे तो स्टेट के, सेंट्रल होंगे तो स्टेट सेंट्रल के। द कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ कमिटी एंड सब कमिटी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 5। मतलब अगर क्या बोलते हैं, कमिटी और सब कमिटी की जब अगर बात होगी, ठीक है, तो ये किस सेक्शन में होता है बेटा, 5 में होता है, याद रखिएगा। ये कमिटी की बात कहाँ हुई थी, 5 में, लेकिन एडवाइजरी बोर्ड की बात जब आएगी तो वो किस में होगा, सेक्शन 7। दोनों अलग अलग होता है, एडवाइजरी बोर्ड अलग होता है, कमिटी अलग, ठीक है। फिर क्या है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के लिए क्या है, सेक्शन 8 है। द एडवाइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन फिक्सेशन एंड डिवीजन ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, द कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ एडवाइजरी बोर्ड। मतलब जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड होता है, जो जैसे होता है ना, जो मेन है, ठीक है, जैसे अभी की सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, बीजेपी गवर्नमेंट है, तो ये अपना जो एडवाइजरी बोर्ड है ये किस सेक्शन के तहत उसका सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बनेगा, सेक्शन 8 के तहत, ठीक है, जो कि पूरा रिवीजन करते हैं। फिर कंपोजिशन ऑफ कमिटी है, कंपोजिशन ऑफ कमिटी सेक्शन 9, ईच ऑफ कमिटी सब कमिटी एंड द एडवाइजरी बोर्ड शैल, अब कितने पर्सन होने चाहिए ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कितने पर्सन होंगे बेटा, पहला कौन पर्सन होगा, पर्सन टू बी नॉमिनेटेड बाई अप्रोप्रिएट, एक पर्सन होगा जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रोप्रिएट किया गया होगा, नॉमिनेटेड एक पर्सन, ठीक है। फिर रिप्रेजेंटेटिव, जो इंडिपेंडेंट की बात हो रही थी, ठीक है, फिर सॉरी इंडिपेंडेंट नहीं, एक पर्सन जो कि गवर्नमेंट का होगा, चाहे स्टेट का चाहे आपका कौन क्या बोलते हैं सेंट्रल, जैसे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है तो उसमें सेंट्रल वाले डिसाइड करेंगे, स्टेट वाला होगा तो स्टेट का एक बंदा होगा। अब जैसे जो लेबर यूनियन का जो यहाँ पे मंत्री होगा, जैसे लेबर वाला मंत्री होगा कोई, तो वही आएगा इसमें, और कौन आएगा, ये जो पर्सन की बात हो रही है ना वो पर्सन यही होगा, ठीक है, कि जो उस पूरे लेबर यूनियन को क्या करता होगा, वहां का पूरा सब देखता होगा, वही आएगा, ठीक है। फिर कौन होगा बेटा, रिप्रेजेंटेटिंग द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय इन द शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट हु शैल बी इक्वल इन नंबर्स। मतलब एम्प्लॉयर के भी पर्पज से लोग आएंगे और एम्प्लॉय के भी यहाँ से आएंगे लोग, ठीक है, जो मेन होंगे, जैसे होता है मेन वक्ता हम हैं बोलने वाले, ठीक है। और एक बंदा कौन होगा, इंडिपेंडेंट पर्सन, देखो लिखा है इंडिपेंडेंट पर्सन नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ इट्स टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब एक तिहाई से ज्यादा नहीं, ठीक है। वन ऑफ ईच इंडिपेंडेंट पर्सन शैल बी अपॉइंटेड द चेयरमैन बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है, कि ये कौन होगा बेटा, चेयरमैन ये अपॉइंटेड करेगा जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया। देखो पूरा कंट्रोलिंग गवर्नमेंट का ही है, आप ध्यान दे रहे होंगे, देखो चेयरमैन भी गवर्नमेंट के द्वारा आ रहा है, ठीक है। चेयरमैन कौन होता है, सर जो चेयर पे बैठता है, सर है नहीं ना, ठीक है, जो पूरा डिसाइड करेगा, जो क्या करेगा, पूरा डिसाइड करेगा, और वो किसका आदमी है बेटा, गवर्नमेंट का आदमी। वो चेयरमैन कौन डिसाइड करेगा, इंडिपेंडेंट पर्सन, वही बोलेगा कि कौन होगा सर, इसी को अपॉइंट करिए सर, ठीक है, तो गवर्नमेंट उस पर मुहर लगा देगी, हो गया काम उसका, ठीक है। पहला पर्सन कौन होगा, जो गवर्नमेंट का आदमी होगा। दूसरे जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स इंप्लॉयर की तरफ से भी आएंगे और इंप्लॉय की तरफ से। अब देखो इंप्लॉयर की तरफ से ये मतलब ये नहीं है कि सर जितनी भी इंडस्ट्री के मेन मालिक होंगे सब आएंगे, उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें से कोई एक आ सकता है, उसमें से कोई एक आ जाएगा कि हाँ हम आगे रहेंगे इसमें, ठीक है, जाओ तुम जैसे होता है ना 10 लोग में से एक चला गया, ठीक है, इंप्लॉइज की यूनियन से बंदा एक चला गया, बस सब नहीं जाएंगे उसमें, ठीक है भाई, ज्यादा हो जाएंगे तो ज्यादा फीडबैक लेने लगते हैं लोग ना, ठीक है, अपना अपना मत देने लगते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे कोई आपको मीटिंग करनी हो, डिसीजन लेना हो, तो जितना कम लोग रहेंगे उतना डिसीजन जल्दी होगा, ठीक है। 100 लोग को बुला लेंगे क्या होगा, फंस जाएंगे आप, अरे यार साला हल्ला कर रहे हैं, ठीक है। जैसे वाइवा हो रहा था, तो वाइवा में क्या है, 2 लोग को जाना चाहिए एक बार में, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है, नहीं तो हल्ला होने लगता है, ठीक है। ये लोग क्या किए, 3-3 लोग को भेजना, ठीक है, तीसर का वाला बोल रहा है बगल वाले से, हैं, ठीक है, मतलब बात कर रहा है, एग्जामिनर गुस्सा हो गया, ठीक है, कि आप लोग को करने नहीं आता है, बताइए कितनी बड़ी संस्था चला रहे हैं आप, मतलब डांट दिया वो, ठीक है।
कि भाई ऐसे थोड़ी होता है भाई, दिक्कत होगा ना। अब जैसे वो आगे बैठा है, तुम पीछे बैठे हो, दो लोग तो बतियाओगे तो है ही भाई, फितरत होती है बच्चों की, बतियाने लगता है यार क्या पूछेगा क्या पूछेगा है, ठीक है। तो यही बात हो रही है, तो डांट दिया वो, ठीक है। 5 मिनट मतलब किसी को बुलाया ही नहीं, तो लोग सोचे अरे यार ये तो नंबर ना घटा दे है, ठीक है। तो ये सब चीजें, मतलब कोई भी जैसे डिसीजन है, अब 2 लोग कर दिया तो क्या हो गया, आसानी हो गया कि एक बंदा इधर बैठा है, एक है, तो दूसरा वाला सदमे में है कि आप पूछ देगा हमसे, है ठीक है। वो किसी बतियाएगा नहीं ना, एकदम शांति से बैठा रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, जितना कम लोग रहेंगे, जैसे यहाँ पे भी है, इसीलिए कम लोग को रखा गया है कि जल्दी से डिसीजन हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस है, इसका जो सेक्शन है बेटा वो क्या है, सेक्शन 11 है, ठीक है। मिनिमम वेज देखो क्या लिखा है कि जो वेजेस दिया जाएगा वो क्या रहेगा, हमेशा कैश रहेगा, ठीक है। फिर क्या लिखा है, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में ऑथराइज वेदर देयर हैज बीन कस्टम ऑफ पेमेंट इन दिस मैनर, पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस आइदर होली और पार्शली इन काइंड, ठीक है। कि सर ये पूरी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कितना आपका मिनिमम वेजेस होना चाहिए। तो मैंने शुरू में ही बताया कि स्टेट भी डिसाइड कर सकती है और सेंट्रल भी डिसाइड कर सकती है। और जो पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस है, ठीक है, कितना आप इन काइंड में देंगे ये आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो कैश वाला पेमेंट है वो आप इन काइंड में नहीं दे सकते। जैसे होता है ना कि सर मैं 500 रुपए देता हूं, ठीक है, लेकिन अलाउंस जो है वो मैं अलग से नहीं देता हूं, ठीक है। ये मैं क्या करता हूं, आपको इन काइंड दे देता हूं। जैसे होता है ना, घर आपको दे दिया है सर, पैचारे नहीं दूंगा सर, क्या चारे दूंगा, क्या नहीं दूंगा यार, क्यों दूंगा, ठीक है। कि सर मैं एचआरए इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मैं लोगों को हॉस्टल दिया हूं रहने के लिए, ठीक है। तो वो तो काइंड में हो गया ना कि सर काइंड है ये वेजेस, ठीक है। कि सर वो 100 रुपए 200 रुपए जो एचआरए मांग रहे हैं वो हम नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि हमने हॉस्टल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीजें। फिर क्या लिखा है, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में ऑथराइज सप्लाई ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज एट कंसेशनल रेट, मतलब यहाँ पे जो भी सप्लाई ऑफ मटेरियल होगा, सप्लाई ऑफ लेबर होगा, उसको उतने रेट पे वहां पे आपको हायर करना ही पड़ेगा। जैसे उन्होंने बोला कि हर वर्कर को आपको 200 रुपए देना पड़ेगा, जैसे वहां के गवर्नमेंट ने बोल दिया है। तो जब भी जितने भी लोग आएंगे तो 200 रुपए से कम पे आप उनको हायर नहीं कर सकते, ठीक है। उससे कम पे नहीं कर सकते, उससे ज्यादा भले दे सकते। होता नहीं 200 लिखा है, आप कितना दे रहे हो बेटा, 500 दे रहे हो, आप कितना दे रहे हो, 1000 दे रहे हो। जैसे उसमें लिखा है ना कि सर 25,000 सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन आप किसी कॉलेज में गए और आपको कितना मिल रहा है, 60,000, तो आप थोड़ी बोलोगे, आपको कह रहे सर एकदम बेस्ट सर, हाँ ठीक है, कि मतलब हमें 60,000 मिल रहा है तो हम नहीं बोलेंगे सर, ठीक है, नहीं बोलेंगे। लेकिन 24,000 से कम मिलेगा तो बोलेंगे सर, ठीक है। वो उसने गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है, ठीक है। अब इसके लिए कई लोगों ने मुद्दा उठाया, हो सकता है बाद में मुद्दा आगे जाए, ठीक है। फिर क्या है, पेमेंट ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, सेक्शन 12 में लिखा है। अब देखो क्या लिखा है, मिनिमम वेजेस हैज टू बी पेड विदाउट एनी डिडक्शन अदर देन स्टैच्यूटरी डिडक्शन, ठीक है। क्या लिखा है कि सर विदाउट डिडक्शन पेमेंट करना है आपको, कोई डिडक्शन इसके लिए अलाउड नहीं होता मिनिमम वेजेस के लिए, ठीक है। फिर क्या लिखा है, पेमेंट ऑफ वेजेस लेस देन मिनिमम वेजेस ऑन द ग्राउंड ऑफ लेस परफॉर्मेंस और आउटपुट इज इलीगल। देखो लिखा है ना कि अगर आप जितना काम आप कराते हो, ठीक है, अगर आप मिनिमम वेजेस से कम वेजेस दे रहे हो तो वो इलीगल माना जाता है, आपके बिजनेस को बंद कराया जाता है, ठीक है। इस चीज पे याद रखिएगा, अगर आप मिनिमम वेजेस रेट के खिलाफ जाओगे तब, ठीक है। 200 बोला है, कितना दे रहे हो, 150 दे रहे हो, 180 दे रहे हो, फंस जाओगे आप। अगर पता चल गया तब, नहीं पता चलेगा तब तो बात ही नहीं है। अब पता कैसे चलेगा, कोई वर्कर जाके बता दे या वहां का इंप्लॉय कोई लीक कर दे इन्फॉर्मेशन कि सर कम दिया जाता है, ठीक है। तो ये उसमें है। फिर क्या है कि कितने घंटे काम करना है, ये भी इसमें लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा है सेक्शन 13 में कि सर फॉर एन एडल्ट वर्कर वर्किंग इन फैक्ट्री, मतलब ये लिखा है कि सर केवल एडल्ट ही काम करेंगे, और नंबर ऑफ वर्किंग शुड नॉट बी एक्सीड 48 आवर्स इन अ वीक, मतलब एक हफ्ते में कितने घंटे, 48 घंटे, ठीक है। और विद इन अ वीकली हॉलीडे, मतलब एक हॉलीडे भी मिलेगा आपको, ठीक है, उसमें एक हॉलीडे शामिल है, संडे वाला, मतलब 6 दिन हो गया ना, फिर 6 दिन हो गया ना, 6 दिन में 48 घंटे आपको काम करना है, मतलब एक दिन में 8 घंटे, यही तो हो गया 48 तक। वैसे टोटल 9 घंटे होता है, उसमें 1 घंटे रेस्ट पीरियड भी होता है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, देखो लिखा भी है कि देखो नीचे लिखा भी है, द डेली आवर्स शुड नॉट एक्सीड मोर देन 9 आवर्स, ठीक है, विथ 1 आवर रेस्ट इंटरवल। वही 8 घंटे ही करना है आपको काम, लेकिन 1 घंटे उसमें रेस्ट, 9 घंटे काम करना है आपको, और 1 घंटे उसमें क्या होगा, रेस्ट इंटरवल होगा, मतलब मैक्सिमम आपको काम 8 ही घंटे करना है, ठीक है। 1 घंटे का आपको रेस्ट पीरियड देना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या लिखा है, प्रोविजन ऑफ कंपेंसेटरी हॉलीडे या ओवर टाइम ऑफ वर्किंग ऑन हॉलीडे। अब ये देखो, अब ये प्रोविजन ऑफ कंपेंसेटरी हॉलीडे या ओवर टाइम वेजेस, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे आप ओवर टाइम कराते हैं तो उसके लिए आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। जैसे होता नहीं कि आप 9 घंटे से ज्यादा काम करा रहे हो, तो हर कंपनीज को या हर इंडस्ट्री को उस तरीके का वेजेस रेट बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं, अब देखो इसके लिए मिनिमम वेजेस नहीं है, एक्स्ट्रा वेजेस अगर आप किसी को दे रहे हो तो उसके लिए मिनिमम वेजेस एक्ट का कोई लागू, क्योंकि भाई उससे ज्यादा ही दोगे ना, कम थोड़ी दोगे,
जैसे मैं 9 घंटे की जगह कितने घंटे काम करा रहा हूँ, 12 घंटे, ठीक है। तो जो 3 घंटे एक्स्ट्रा काम कराऊंगा तो उसका तो ज्यादा ही पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि वो करेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है। तो इसीलिए जो कंपनीज होती है वो क्या करती है, दुगुना देंगे आप। जैसे वो कहेंगे 300 मिलता है आपको, वो कहेंगे 600 देंगे अगर आप ओवर टाइम करोगे, ठीक है। या वो ये भी कह सकती है कि 200 रुपए 1 घंटे का एक्स्ट्रा आप करते हैं, वो करते हैं बेचारे वर्कर, भाई जितना ज्यादा घंटे काम करोगे उतना ज्यादा मिलेगा। जैसे 3 घंटे काम किए तो उस दिन का वेजेस कितना हो गया, 300 वो, और 3 घंटे एक्स्ट्रा काम किए 600 इधर, 900 हो गया, ठीक है। तो वो आप डिसाइड करोगे कितनी हॉलीडे होनी चाहिए, वो आप डिसाइड करोगे, ठीक है। ये थोड़ी कि आप, उसने बोला 1 दिन हॉलीडे होना चाहिए, तो हफ्ते में कितना हॉलीडे आपको मिलेगा, 4, संडे वाला, ठीक है। अब एक्स्ट्रा आप करते हो वो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आप 48 घंटे से ज्यादा आप किसी से काम नहीं ले सकते। एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं ले सकते। अगर करवाते हैं तो ओवर टाइम में आएगा, अभी ओवर टाइम का भी सेक्शन आएगा। देखो ओवर टाइम का सेक्शन क्या है, सेक्शन 14, ठीक है। क्या लिखा है, इफ द पर्सन वर्क फॉर मोर देन 48 आवर्स इन अ वीक देन द एक्सेस आवर वर्क विल बी ट्रीटेड एज ओवर टाइम। वही ओवर टाइम का मतलब वही है कि सर 9 घंटे से ज्यादा काम करेगा तो ओवर टाइम पीरियड में आ जाएगा। ओवर टाइम वेजेस रेट विल बी ट्वाइस ऑफ द नॉर्मल वेज। ये तो मैंने अभी शुरू में ही बताया था कि वो तो वही प्रोविजन डिसाइड करते हैं, लेकिन कितना होगा, दुगुना होगा। कि 300 मिलता है तो अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 600 मिलेगा। 100 रुपए मिलता है तो अगर आपको ओवर टाइम कराया जाता है 200 मिलेगा। उस दिन का वेजेस की बात कर रहा हूँ। जैसे आप एक्स्ट्रा काम कर लिए ना, ठीक है, तो 600 मिलेगा आपको, ठीक है, दुगुना सीधे अगर आप करते हैं तब, ठीक है। वैसे पर घंटे पे होता है ये, ओवर टाइम वाला पर घंटे वाला होता है। ये नहीं कि ओवर टाइम आपसे रात के 12 बजे तक करा रहे, नहीं, पर घंटे का चलेगा कि सर कितना आप ओवर टाइम, भाई थक जाएंगे आप 9 घंटे काम कर रहे हैं, 9 बजे से 8 बजे से काम कर रहे हो, 5 बजे तक, 9 बजे से, तो आप 8 घंटे 9 घंटे ऐसे ही हो गया। लेकिन आप ओवर टाइम कितना कर पाओगे, ज़्यादा ज़्यादा 3 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, ठीक है, उससे ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे। तो वो पर घंटे के हिसाब से होता है, ठीक है। कि जैसे वो 300 रुपये मिल रहा है तो 1 घंटे का कितना हुआ आप, ठीक है। जैसे 8 घंटे काम करने का आपको 300 रुपये मिलता है तो 1 घंटे का कितना हो गया, ठीक है, 8 तरीके 24 और 6, 8 7 56, 27 रुपये कुछ पैसे हो गए आपको ना, ठीक है। 8 5 40, 27.5 ना, ठीक है, मान लो 30 मान लेते, 37 हो गया, अरे हाँ यार सॉरी 37.5, ठीक है, 8 तरीके 24 तो 37.5 हो गया। तो 1 घंटे का कितना मिला, 37.5। अब उसमें क्या है, आपको दुगना मिलेगा, 75 कर देगा वो, ठीक है। कि मतलब 1 घंटे और काम करोगे एक्स्ट्रा तो आपको 75 रुपये मिलेगा 1 घंटे का, दुगना हो गया ना, ठीक है। ऐसे ही मिलेगा, आप ये मत सोचिएगा सर 300 का 600 हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। 75 रुपये 1 घंटे का तो कितना हो गया, अब 3 घंटे आप काम किए तो 75 नहीं आएगा आपका, कितना हो गया, जितना भी हो, 3 5 15 3 7 21 22 225, ठीक है, 225 उधर और 300 इधर, कितना हो गया, 525 रुपये, ठीक है। ये दुगुना वाला कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, वेजेस फॉर अ पर्सन हु हैज वर्क लेस देन नॉर्मल वर्किंग, अगर वो नॉर्मल वर्किंग आवर से कम काम करता है, ठीक है, तो क्या लिखा है, एम्प्लॉयर कुड नॉट प्रोवाइड द एक्टिविटीज ऑफ द जॉब देन द एम्प्लॉय इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फुल सैलरी, ठीक है। कि अगर वो कम भी काम करता है तभी भी आपको उसको फुल सैलरी देना पड़ेगा, ऐसा लिखा है इसमें, मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। फिर क्या लिखा है, एम्प्लॉय हैज नॉट वर्क ड्यू टू हिज अनविलिंगनेस, जैसे उसकी इच्छा नहीं है। जैसे पहले में क्या था कि सर वो इसलिए काम नहीं कर पाया कि वो सही में बीमार था, ठीक है, सही में बीमार, जैसे होता नहीं कि सर मैं सही में बीमार हूं इसलिए मैं पढ़ाने के लिए नहीं आया, तब आप उसकी सैलरी नहीं काटोगे। जैसे मैंने एप्लीकेशन दे दिया, मतलब आपको मेडिकल सर्टिफिकेट आपको दे दिया, तो ये क्या बोलते हैं इसको बेटा, कि मतलब आप काम करना चाहते थे लेकिन आप बीमार पड़ गए, आपको टाइफाइड हो गया सर, ठीक है, 2 दिन छुट्टी ले ली है, ठीक है, 4 दिन छुट्टी ले ली, तो उसकी सैलरी नहीं कटेगी। लेकिन अगर आप इसलिए नहीं आए क्योंकि आपका मन नहीं कर रहा था, आज पढ़ाने का मन नहीं है सर, आज सोने का मन है सर, ठीक है, अगर ये पता चल जाता है, ठीक है, तब आपकी सैलरी काट ली जाएगी, ठीक है। अब ये तो उसके घर जाके देखना पड़ेगा ना कि सही में उसको टाइफाइड हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो वही लिखा है, देखो लिखा है कि एम्प्लॉय हैज नॉट वर्क ड्यू टू हिज अनविलिंगनेस देन द एम्प्लॉय इज नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव फुल सैलरी, तब उसकी सैलरी आप काट सकते हैं। जैसे आपने बोला कि अगर आपको टाइफाइड हुआ था तो आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट दिखा दीजिए, आप नहीं दे पाए, सैलरी काट लेंगे। झूठ बोल रहे थे, कैसे पता, डॉक्टर का साइन दिखाओ, कहीं है, कुछ है, नहीं है, काटो साले का सैलरी, ठीक है। कि 1 महीने में 1 छुट्टी लिया जा सकता है एक्स्ट्रा, लेकिन तुमने 4 छुट्टी लिया बिना बताए, ठीक है, तो सैलरी कटेगी, अनविलिंगनेस वाला वो हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन, ये सब चीजें आपको क्या करना पड़ता है बेटा, रिकॉर्ड भी करना पड़ता है। उसका सेक्शन क्या है, सेक्शन 18 है। द रजिस्टर शुड कंटेन द फॉलोइंग, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको रखना पड़ता है कि सर इंप्लॉयड पर्सन का पूरा डाटा रखना पड़ता है, कितने घंटे वो काम कर रहे हैं ये भी आपको उस पर लिखना पड़ता है, वेजेस कितना हम पेमेंट कर रहे हैं ये भी लिखना पड़ता है, रिसिप्ट गिवन बाय देम, जो कितना पैसा मिला उनके पास, कितना पैसा उनको मिल रहा है उसके रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। जैसे ये थोड़ी कहेंगे नहीं सर हमको 10,000 मिला, आप कहेंगे हम तो 12,000 दिए थे, रिसीट दिखाओ। अब तो बैलेंस देख लेते हैं, अब तो सीधे सीधे
ठीक है, कि कितना आपका बैलेंस गया है आपके अकाउंट में, ठीक है, समझ गए, ठीक है, हैं? अटक गया है, ठीक है, अब उसको चल रहा है यार, ठीक है, हमको क्या है, हमको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर क्या देखो, क्लेम्स है। अब क्लेम किस में कर सकते हैं, सेक्शन 20 में। सेक्शन 20 में क्लेम कैसे करेंगे, द लेबर कमीशन और एनी अदर अपॉइंटेड अथॉरिटीज ऑथराइज टू हियर क्लेम्स रिगार्डिंग नॉन पेमेंट। अगर मान लो मिनिमम वेजेस पेमेंट नहीं कर रहा है कोई, उससे कम पेमेंट कर रहा है, तो उसके लिए आप किस सेक्शन के तहत आप क्लेम कर सकते हैं, सेक्शन 20, ठीक है। एनी एग्रीड पर्सन में अप्लाई टू द अथॉरिटी फॉर सेटलिंग हिज क्लेम विद इन 6 मंथ, मतलब 6 महीने के अंदर आपको उसको सेटल करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने आपके ऊपर केस कर दिया, ठीक है, तो 6 महीने के अंदर उस पूरे क्लेम को आपको सेटल करना पड़ेगा, ठीक है, उससे ज्यादा समय नहीं लगाना है, ठीक है। और इंडिया में इतना जल्दी काम कहाँ होता है, ठीक है। फिर पेनाल्टी लगती है अगर आप मिनिमम वेजेस नहीं देते हैं तो, किसके तहत बेटा, सेक्शन 22। क्या लिखा है, पेमेंट ऑफ लेस देन मिनिमम वेजेस टू द एम्प्लॉय। क्या पनिशमेंट है बेटा, कितना जेल हो सकती है आपको, 6 महीने के लिए जेल हो सकती है, या आपको 500 रुपए का फाइन, या दोनों लग सकता है। क्या सर 500 रुपए दे देंगे सर, है, ठीक है, तो दोनों हो सकता है अगर बहुत बड़ा आप क्राइम कर रहे हैं तो, ठीक है। अभी तक तो यही है, बाकी चेंज नहीं हुआ है। फिर कॉन्ट्रैक्टिंग आउट क्या है, सेक्शन 25, देखो क्या लिखा है, एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अभी पहले ही बता दे रहा हूं कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें लिखा है कि आपको 200 रुपए वेजेस मिलेगा, ठीक है, मिनिमम वेजेस एक्ट की बात नहीं हो रही, लेकिन आपने उस पर साइन कर दिया कि 5 साल तक आपको कितना मिनिमम वेजेस दिया, मतलब वेजेस दिया जाएगा एक दिन का 200 रुपए, भले भी मिनिमम वेजेस 300 होगा, उससे मतलब नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में साइन आपने कर दिया है कि मैं 200 रुपए के लिए मान चुका हूं, ठीक है। अगर मिनिमम वेजेस आप कहीं पढ़ लिए कि कहीं देख लिए, कोई बता दिया कि यार मिनिमम वेजेस 300 दिया जाता है, आपके कंपनी में 200 तुम्हें मिल रहा है, तुम केस कर दो, नहीं कर पाएंगे आप। सेक्शन 25 ये बोलता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, कोई एग्रीमेंट हो चुका है जिसमें ये लिख दिया गया कि इतना ही मिनिमम वेजेस इतने साल तक दिया जाएगा, और मिनिमम वेजेस बढ़ गया, कहीं गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, आपका नहीं बढ़ेगा, आपका उतना ही रहेगा। जैसे होता ना कि सर, जैसे आप कहीं मान लो MBA किए, M.Com करके आप कहीं जॉब पा गए, ठीक है, और उसमें कितना CTC है बेटा, 7 लाख CTC 1 साल का है पूरा, ठीक है, कि 7 लाख मिलेगा सर, ठीक है। तो 7 लाख इंटू 12, जितना भी आपको मतलब मिलता है 7 लाख। अब आपको पता चला कि नहीं सर, सैलरी जो है वो 1 साल में कितनी होनी चाहिए, 12 लाख होनी चाहिए, ठीक है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जैसी कंपनी है वो, ठीक है, लेकिन आप तो साइन कर चुके हैं ना, आपका नहीं बढ़ेगा, आप डिमांड ही नहीं कर पाओगे, क्लेम भी करोगे ना, आपका क्लेम वापस आ जाएगा कि भैया आपने साइन किया हुआ है 5 साल के लिए, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब नहीं आ पाएंगे, ठीक है, अब नहीं हो सकता, 5 साल के बाद कर लेना। जब दोबारा तुम्हें हायर करेगा तो खुद ही वो बढ़ा देगा, उसको पता है कि भाई इतने कम पे तुम नहीं करोगे, लेकिन 5 साल के लिए तुमको रोक लिया। तो वही देखो लिखा है कि सर एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट वेदर मेड बिफोर या आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, मतलब जो इस एक्ट के पहले डिसाइड हो चुका है, एग्रीमेंट के पहले, ठीक है, वेयर बाय एन एम्प्लॉय आइदर रिलिंक्विश और रिड्यूस हिज राइट टू अ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस और एनी प्रिविलेज और कंसेशन एक्रूइंग टू हिम एंड अंडर दिस एक्ट शैल बी नल एंड वॉइड। कि मतलब अगर इस एक्ट के पहले कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट पहले से हो चुका है 1948 एक्ट के पहले, तो आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं, अगर करेंगे तो वो वॉइड हो जाएगा। जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़े, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कि सर जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो मर गया सर, है, ठीक है, तो वॉइड हो जाता है सर, भाई मर गया वो ना, अब क्या, अब तो रह ही नहीं गया कुछ। वैसे यहाँ पे भी सर इस एक्ट के पहले आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, अगर वो बढ़ गया मिनिमम वेजेस एक्ट, तो आप उसके लिए क्लेम नहीं कर सकते कि नहीं सर हम क्लेम करेंगे सर, मार कर लेंगे सर, है, ठीक है। और क्या है, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू द एड शेड्यूल, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास जो है पावर क्या है, किस सेक्शन में बेटा, 27 में। ये क्या लिखा है, द स्टेट गवर्नमेंट हैज टू नोटिफाई इन ऑफिशियल गैजेट नॉट लेस देन 3 मंथ्स ऑफ इट्स इंटेंशन टू डू, मतलब 3 महीने के अंदर उसको ये जो मिनिमम वेजेस वाला जो एक्ट है वो उसको इंप्लीमेंट करना ही पड़ता है। जैसे होता नहीं कि 3 महीने का टाइम है, जैसे होता नहीं कि आज मैंने बोल दिया कि सर मिनिमम वेजेस 600 रुपए होना चाहिए, तो 3 महीने के अंदर उसको अप्लाई भी कर देना है, लेट नहीं करना है, ठीक है, उससे ज्यादा आपको लेट नहीं करना है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है, 28 में, द सेंट्रल गवर्नमेंट में गिव डायरेक्शन टू अ स्टेट गवर्नमेंट एज टू द कैरिंग इनटू एग्जीक्यूशन ऑफ दिस एक्ट इन द स्टेट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर होता है कि अगर ये एक्ट लागू हो गया तो हर स्टेट को ये बोलती है कि आप अपने यहाँ लागू करिए इसको, ठीक है, नहीं तो आप ही के यहाँ शोषण होगा भाई, नहीं करोगे तुम ही पछताओगे, ठीक है, तुम्हारी ही दिक्कत होगी, तुम्हारी वर्कर्स तुम्हारे ऊपर चढ़ेंगे। सेंट्रल पे तो बाद में चढ़ते हैं ना, पहले स्टेट पे चढ़ते हैं, ठीक है। जैसे यूपी के में कुछ भी घटना होगी तो पहले कौन गाली खाएगा, योगी जी, मोदी बाद में खाएंगे कि अरे मैं ही किया था क्या, है, ठीक है, लेकिन पहले योगी जी खाएंगे कि इन्हीं की गवर्नमेंट में ऐसा हुआ है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी, एक्ट लागू करो तुम, अगर जैसे होता ना कि जैसे मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ उसमें चेंज कर दिया, मान लो कोई प्रोविजन, तो वो क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट को बताएगी, और स्टेट गवर्नमेंट का काम है उसको चेंज करे 3 महीने के अंदर, भैया हम भी मान गए, ठीक है। तो ये आपका क्या था, मिनिमम वेजेस एक्ट, ठीक है। कल जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है, यही था ना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी रुक गया है वो तो